सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है यहाँ पे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। बच्चों, आज इसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है और यहाँ हम देखने वाले हैं अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंज बल। क्या एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आएगा कि लॉरेंज बल का आप सूत्र स्थापित कीजिए? ना रे, ऐसा तो नहीं आने वाला। तो एग्जाम में लिखकर आएगा बच्चों गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, ये आपको लिखकर वहां मिलेगा। आप इसको पूरा डेराइव करेंगे, लेकिन फिर भी लगता है क्या यार ये एग्जाम में आएगा? बच्चों एक बात बता दूं, ये एग्जाम में आए या एग्जाम में ना आए, लेकिन इससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो आगे हेल्प करने वाला है। आगे मतलब इसके आगे जो आपके टॉपिक होंगे उनमें ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले उसकी ही बात करते रहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे इस अपने लॉरेंज फोर्स की, जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में लॉरेंज बल। इसके बाद हम समझेंगे कि लॉरेंज जो हमारा बल होता है बच्चों, इसके बाद फिर समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र B के मात्रक और विमीय सूत्र। ये वाला पेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि लॉरेंज बल से कौन कौन से तथ्य हैं जो हमको जानने चाहिए। इसके बाद फिर बच्चों हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो इस लॉरेंज बल के टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए फिर इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, जिसे कहते हैं लॉरेंज फोर्स। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग को लेके जाओ ना 10th क्लास में। और 10th क्लास में आपने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। याद करो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था बच्चों? ये मेरा बायां हाथ है, गोली नहीं चलाना है, पढ़ाई करना है। देखो इस तरीके से यदि अपने इस बाएं हाथ में अंगूठे की बगल वाली उंगली को और इस वाली उंगली को, इन तीनों को हम ऐसे फैलाएं कि परस्पर तीनों लंबवत रहें। देखो बालक, ये हमारा अंगूठा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है अंगूठे के साथ और इस उंगली के साथ, ठीक है। और ये हमारी जो बीच की उंगली है, इसको देखो बच्चों, ये जो हमारी उंगली है, ये उंगली इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब ध्यान से देखिए, मेरी उंगली यहां से अगर काट दी जाए और इसको उठा के यहां ऐसे लगा दिया जाए, तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, ऐसे करके अंगूठे के और इसके बीच में। इसका मतलब है कि अंगूठे की बगल वाली उंगली को और बीच वाली उंगली को अगर आप लंबवत ऐसे फैलाते हैं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो बच्चों आपने पढ़ा था कि अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा बताता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और ये धारा की दिशा बताता है। तो ये तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो क्या ये लॉरेंज बल भी उसी से रिलेटेड है? बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, लेकिन अब आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि बीच वाली उंगली धारा की दिशा बताएगी। बस इसको बदलकर आपको यह करना है कि ये हमारे किसी भी आवेशित कण के वेग की दिशा बताएगी। बस इतना चेंज करना है। बताओ, वो वाली जो मेमोरी वहां पे आपकी सेट हो गई थी, उसी में थोड़ा सा हमने क्या कर दिया है, इंप्रूवमेंट कर दिया है। हो गया? अब इसे जरा समझते हैं बच्चों। देखो क्या, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत एक बल आरोपित होता है, जिसे कहते हैं हम लोग लॉरेंज बल। आ रही बात समझ में? इस बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। इसके नीचे लिख लेना। क्या लिखोगे इसके नीचे? इस बल की दिशा को, ध्यान से सुनिएगा, इस बल की दिशा को बच्चों कैसे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है कि उससे ज्ञात किया जा सकता है या फिर जाता है बच्चों। ठीक, अब क्या बताता है ये नियम, जरा ध्यान से सुनो। ये कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरह फैला दें तो अंगूठा हमारा बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा मेरा किसकी दिशा को बताएगा बच्चों?
अंगूठा मेरा बताएगा इस बल की दिशा को, ये बताएगा किसी आवेशित कण के वेग की दिशा को, और बी बताएगा बच्चों मेरा किस, ये क्या बताएगा, ये वाली उंगली जो है हमारी बीच वाली, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये बात तो समझ में आ गई। अब इनको मिला के एक सूत्र जो है वो बन जाता है, और जिसको कहते हैं F बराबर क्यू वी बी, और ये हमें पता चल जाता है F बराबर क्यू वी बी। अभी लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। ये फॉर्मूला कहता है कि जो ये बल होगा ये Q के अनुक्रमानुपाती होगा। देखो F का मान Q के अनुक्रमानुपाती है, V के भी अनुक्रमानुपाती है, B के भी अनुक्रमानुपाती है। और अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पे Q है, V है और इसके बाद B है, ठीक है। तो ये क्यू वी बी क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो हमारा कोई भी आवेशित कण है उसका आवेश है, और V उसकी गति है, B चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और इसके बाद इनके बीच में कोण बन रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। अब किनके बीच में कोण बन रहा है, ये मन में एक सवाल आता है कि किसके बीच में कोण बन रहा है। कोण बनेगा बच्चों किसके बीच में, V और B के बीच में एक कोण बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, थीटा। इसको क्या बोलेंगे, थीटा। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो मैं आपको इसको एक कॉपी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो हमारे पास ये कॉपी है, ठीक, हमने इस कॉपी को ऐसे ओपन किया, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सिस होगी ये ऊपर को है, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। ये कैसी हो गई बच्चों, ये मेरी जेड एक्सिस हो गई। देखो ये हवा में उड़ रहे हैं सारे पेज, कूलर बंद कर दो, कोई है नहीं, अकेले हूँ। ये मेरी किसकी दिशा हो गई, ऊपर वाली, ये बच्चों बल की दिशा, ये किसकी दिशा हो गई, वेग की दिशा हो गई, और ये एक दिशा और नीचे की ओर ऐसे जा रही है। बात समझ आ गई। आपके घर में कमरा होगा ना, उस कमरे के कोने को देख लेना यार, पता चल जाएगा एक ऐसे लाइन जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, नीचे की ओर आ रही होगी। बस वही है तीनों परस्पर लंबवत। आ रही बात समझ में? तो इतना समझ में आ गया, हम लोगों ने निकाल लिया। और ये क्या है, थीटा हमारा V और B के बीच बना हुआ कोण है। तो यहां से बच्चों हम लोगों ने फार्मूला निकाल लिया, और वो फार्मूला क्या है, क्यू वी बी बच्चों साइन थीटा, ठीक। तो मेरा फार्मूला जो बनकर आता है वो आता है F बराबर क्यू वी बी, और उसके बाद बच्चों साइन थीटा, ठीक है। ये बड़ा आसान है, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें लिख लो कि Q क्या है, ये है कि उस जो कण है ना गतिमान, उसका आवेश है, गतिमान कण का आवेश। ये बच्चों क्या है, उस गतिमान कण का आवेश। अभी मैं आपको एक चित्र बना के दे दूंगा, वो चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। V क्या है, आवेशित कण, आवेशित कण का वेग। V क्या है बच्चों, आवेशित कण का वेग। और B क्या है, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये थीटा क्या है, ये आप जरा ध्यान से सुनना, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बच्चों वेग की दिशा, वेग की दिशा के बीच कोण, इनके बीच का कोण है। तो यहां से हमें ना ये वाला पूरा फॉर्मूला मिल जाता है बच्चों, ठीक है। हमें पूरा फॉर्मूला यहां से मिल जाता है, आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास इसमें कुछ केस हैं, उनको केस को समझना है। केस नंबर वन, जरा ध्यान से देखो। हम वाला चित्र बना देते हैं ताकि आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सको, बना सको। ये वाला चित्र अपनी कॉपी पे बनाना है, ठीक है। जो मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, इसको आपको ऐसे कॉपी पे बना लेना है, ठीक है। ऐसे कॉपी पे बना लेना बच्चों, ठीक है, ताकि आपको 3D जैसा कुछ दिखाई दे। अब ये हो गया इतना करने के बाद इसमें ना यहाँ पे देखो हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक। ये ऊपर दिशा है, जो ये बल की दिशा हो गई, ठीक, ये बल की दिशा हो गई। ये देखो जो यहाँ दिशा है ये इसके वेग की दिशा हो गई, और जो ये वाली दिशा आपको दिख रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ठीक। इनके बीच में एक कोण बनेगा जिसको हम थीटा बोलेंगे।
तो ये चित्र अपने कॉपी पे आपको बना लेना है, ठीक, आ रही बात समझे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि अगर बी और वी इनके बीच में जो ये कोण है ये 0 डिग्री हो जाए, इसका मतलब जो कण है ना ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो वही हमें लिखना है केस नंबर 1, और ये है यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, दिशा में ही गति करे, अगर उसी दिशा में गति करेगा तो इसका मतलब जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तब होगा क्या बच्चों, तब हम लोग लिखेंगे कि F का जो मान आएगा वो आएगा Q V B और उसके बाद साइन, और बच्चों आ जाएगा थीटा का मान 0 डिग्री। और साइन 0 का मान अगर 0 है तो इसका मतलब है कि बल जो है वो कोई भी बल नहीं लगेगा, क्योंकि 0 बल हो जाएगा फिर, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा मान 0 हो गया। बताओ ये बात समझ में आ गई यार, कुछ तो नहीं है ना। ये हमारा बच्चों पहला केस था। अब दूसरा केस ये है कि अगर ये जो हमारा V है इसके बीच का कोण थीटा बन जाए, इसका क्या मतलब है सर, जरा देखो, ये बल की दिशा ऊपर की ओर, बल की दिशा ऊपर की ओर, ये इसकी दिशा है जो ये वाली लंबवत आ रही है, ऐसे मैं बोर्ड ऐसे रखूंगा यार, कैसे रखूं, ऐसे समझ लो, ये बल की दिशा ये इधर आ रही है, ये इसकी दिशा हो गई, और एक ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो समझ गए होगे आप लोग, है ना, ऐसे उड़ेगा नहीं, अब ऐसे समझ में आ रहा होगा। ऊपर का हिस्सा बल का, सामने जो आपकी तरफ आ रहा है ये V का दिशा है, और जो बीच में लाइन बनी है मेरी तरफ जो आएगी वो बच्चों किसकी दिशा हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी B की दिशा। इसका मतलब तीनों परस्पर लंबवत हो जाएंगे, ठीक। तो हम अगर यहाँ पे केस बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यदि ये समझ में आ गया इतना, थर्ड नंबर केस, फर्स्ट नंबर केस हो गया। केस नंबर 2 पे आ जाओ। सुनो बच्चों, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है कि यदि B व V के बीच कोण कितना हो बच्चों, 90 डिग्री हो। अर्थात इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा ही एग्जाम में लिख के आएगा, अर्थात कण बल की दिशा, अर्थात कण बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत, भाई दोनों के लंबवत है ना, नहीं समझ में आई बात। देखो ऐसे गया, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा कि 90 बन रहा है, पर वो 3D में जाओगे तो 90 ही बनेगा, ठीक है। ये थीटा कितना बन रहा है बच्चों, अब 90 डिग्री का। अगर थीटा का 90 डिग्री बनेगा तो इसका मतलब है कि F के भी लंबवत है और B के भी लंबवत है ना। तो अर्थात कण बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा की दिशा दोनों के लंबवत गति कर रहा है। ऐसा ही स्टेटमेंट एग्जाम में बहुविकल्पी लिख कर आएगा, लंबवत गति कर रहा है, ठीक है। अगर ये लंबवत गति कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि थीटा 90 बनेगा। तो F का मान जो आएगा वो आएगा बच्चों कितना, Q V B और साइन 90 आएगा, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो F का मान आएगा Q V और B तीनों को आपस में गुणा करने के बाद, ठीक, समझ में आ गई बात। केस नंबर 2 के बाद अब बात करते हैं केस नंबर 3 की, केस नंबर 3 की, और ये बहुत आसान केस है। ये कह रहा है कि अगर कण गति ही ना कर रहा हो, भाई वो गति कर ही ना रहा हो तो क्या होगा, है ना। यदि कण गति ना कर रहा हो, अगर वो गति ही ना कर रहा हो, तब जो V का मान आएगा वो 0 आएगा। और अगर V का मान 0 आया, भाई वो गति ही नहीं कर रहा है, उसका वेलोसिटी तो 0 है, वेग तो 0 है, और अगर वेग 0 है
तो मैं लिखूंगा F बराबर Q, V का मान 0 और इसके बाद B साइन थीटा। यहां से पूरा जो आएगा बच्चों, वो कुछ भी कोण बन जाए, जब वो गति ही नहीं कर रहा है तो बल का मान 0 होगा। इस तरीके से हमने अपने लॉरेंस बल को पूरा यहाँ पे उसके सारे केस बता दिए। इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया होगा। आ रही बात समझ में? अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो हमें जानने चाहिए, और चाहो तो आप कॉपी पे लिख सकते हो। पहला है जो कह रहा है यदि आवेशित कण का वेग, क्योंकि अभी सुन लो मेरी बात, अभी तुरंत पढ़ा है इसलिए समझ में आएगा। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक? इसलिए समझो, यदि आवेशित कण का वेग 0 हो तो उस पर लगने वाला बल भी 0 होगा, ऐसा सीएम सर ने पहले ही बता दिया। अतः चुंबकीय बल केवल गतिमान आवेशित कण पर लगता है, जबकि विद्युत बल आवेशित कण पर सदैव कार्य करता है। समझ में आई बात? विद्युत बल हमारा आवेशित कण पे कार्य कर लेगा, मान आएगा कुछ ना कुछ, लेकिन जो मेरा चुंबकीय बल है वो केवल गतिमान आवेशित कण पर करेगा। बात समझ में आ गई? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि अगर कोई भी आवेशित कण है, तो उस पर चुंबकीय बल का मान कितना होगा, तो पहले ये पूछो क्या वो गति कर रहा है कि नहीं, ये पूछना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया है कि वो गति नहीं कर रहा है, केवल आवेशित है, तो 0 होगा। आई बात समझ में? उसके बाद देखो, चाहे कण गतिमान अवस्था में हो अथवा विरामावस्था में हो, विद्युत बल दोनों तरीके से कार्य करेगा, लेकिन चुंबकीय बल जब तक गतिमान नहीं होगा तब तक कार्य नहीं करेगा, ठीक? अब दूसरा देखो, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, अर्थात आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, अर्थात कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। ऐसे भाई बल तो उधर लगेगा, ये ऐसे लगेगा, और ये ऐसे गति कर रहे हैं, यहां पे 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक? ऐसे कह रहे हैं। अगर ऐसे हो गया तो इसमें 180 बनेगा। उस केस में जो हमारा लॉरेंज बल आएगा वो कितना आएगा? 0 ही होगा। इस स्थिति में कण उसी सरल रेखा में उसी चाल से निकल जाएगा। यह भी कहा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा है जिसके अनुदिश गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगता है। समझ गए? तो यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय बल की दिशा क्या है, तो आप बोलोगे कि जो गतिमान आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, जैसे केस नंबर 1 हमने बताया था कि कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, देखो 0 है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण दोनों की दिशा क्या है? समान है। ओके, आई बात समझ में? चलिए फिर जरा तीसरा पॉइंट देखिए, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, अर्थात आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत करे गति, तो साइन थीटा बराबर 1 है, तो हमारा बल का मान सबसे ज्यादा आएगा। क्यों सबसे ज्यादा आएगा? देखिए बात ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा क्यों आएगा? हमने यहां पे लिखा ना, यहां पे, इसको आप यहां पे एक चीज और ऐड भी कर सकते हो और इसको लिख सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू 1 ही होता है, ये आप जानते भी हो। साइन का सबसे जो बड़ा वैल्यू है वो क्या है? 1 है। 1 से बड़ा साइन में कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसका वैल्यू 1 से ज्यादा हो, ठीक? समझ गए? इसलिए हमारा अगर यहां 90 हो गया तो ये बल जो लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। ओके, आ गया समझ में? चलिए आगे हम समझने की कोशिश करते हैं एक न्यूमेरिकल को, और उसके बाद फिर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक? ये न्यूमेरिकल करते हैं सबसे पहले। देखो एक, लेकिन ये पहले समझ में नहीं आएगा, पहले हम इसी को समझते हैं। क्यों समझ में इसलिए नहीं आएगा? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी है जो आपको नहीं पता होगी। जरा ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक और विमेय सूत्र, ठीक है? तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो जल्दी से, फिर मैं आगे बात करूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास लिखा है चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक और उनके विमेय सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ये वाला कान खोलना और ये वाला बंद करना ताकि निकल ना जाए, तरफ से जाए और दूसरी तरफ से निकल ना जाए। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक, तो सबसे पहले हमें यहां हेडिंग डालनी है कि बी का मात्रक, ठीक है? क्या हेडिंग डालना है? बी का मात्रक। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? हमारे पास कुछ
इंपॉर्टेंट मात्रक है उनको समझिए। सबसे पहले बी के मात्रक की बात करते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है F बराबर QVB, ठीक है, कि ये फॉर्मूला देखा, साइन थीटा को हटा दो क्योंकि उसका तो कोई मात्रक है ही नहीं। तो यहां से अगर मैं B को इधर बचाऊं तो मैं यहां बोल सकता हूं कि F है और उसके बाद Q है और बच्चों V है। F का मात्रक क्या होता है बोलो? न्यूटन होता है। तुरंत आप लिख लोगे इसको न्यूटन, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? Q का, Q बराबर IT। IT का मतलब ये होगा एम्पियर, ठीक, ये होगा एम्पियर और इसके बाद एम्पियर के बाद फिर इसका मात्रक होगा सेकंड, ठीक। अगर वेग की बात करें तो मीटर होगा और उसके बाद अपॉन में होगा बच्चों सेकंड। बताओ ये बात समझ में आ गई? कितना आसान है ना। अब आप देखोगे सेकंड से सेकंड कट जाएगा, अब मेरा बचेगा क्या? B, ये बचेगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? कुछ तो नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि B का मात्रक, B का जो मात्रक आएगा वो आएगा वहां से बच्चों क्या? न्यूटन। क्या आएगा? न्यूटन आएगा और उसके बाद प्रति एम्पियर बचेगा और उसके बाद एम्पियर और मीटर। ये हमारे पास आंसर आएगा। बताओ ये बात समझ में आ गई? कुछ तो नहीं है कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हमारा B का मात्रक हो गया। आप लोगों को समझ में भी आ ही गया होगा, ठीक। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर एम्पियर और मीटर, ठीक। अब इसके कुछ और भी मात्रक हैं, उनको जरा ध्यान से देखो। न्यूटन पर एम्पियर मीटर को, इसी को हम लोग बोलते क्या है? टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। इसी को क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ला, ऐसे। और इसका सिंबल जो बनता है वो आप बना सकते हो T, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। इसका संकेत आप ऐसे बना सकते हो। इसके बाद सुनो मेरी बात, इतना क्लियर हो गया? इसी के बाद एक और मात्रक है और वो है बच्चों क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये मात्रक आपको याद रखने होंगे। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? OR, और करके लिख लो, ठीक है। वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इतना। बताओ ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? भाई मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 1% कोई भी समस्या हुई होगी, सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये इतने सारे मात्रक हो गए। यहां से मुझे इस बात का अंदाजा मिलता है, से ध्यान से सुनिए, अभी एक बाकी है। इस बात का अंदाजा मिलता है कि न्यूटन, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये टेस्ला के बराबर है और जो टेस्ला है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। लेकिन एक और मात्रक भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉस। क्या बोलते हैं? गॉस। और वो मात्रक क्या कहता है? ध्यान से सुनो, वो कहता है गाउस। ये एक और मात्रक आ गया बीच में टपक के, और जिसने कहा कि गॉस। अब ये गॉस क्या होता है इसको समझिए बच्चों। गॉस एक ऐसा मात्रक है जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं टेस्ला के बराबर है। किसके बराबर है? टेस्ला के। लेकिन किसी एक नंबर को गुणा करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो एक टेस्ला होता है उसमें 10 की घात 4 गॉस होते हैं। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहां से मुझे यह पता चलता है, ध्यान से फिर से सुनिएगा प्लीज। यहां से मुझे यह पता चलता है कि अगर गॉस को टेस्ला के बराबर करना है तो गॉस में हमें 10 की घात 4 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब गॉस छोटा था, टेस्ला बड़ा है। ये अंडरस्टैंडिंग माइंड में रख सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होगी। अब आपको बताते हैं एग्जाम में आपको कंफ्यूजन कहां होगी, किस तरीके से आपके मन में कंफ्यूजन आ सकती है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि 1 गाउस बराबर 10 की घात -4 टेस्ला। कंफ्यूजन यहीं पर बन जाती है जब आप इस तरीके से करते हो। आ रही बात समझ में कि भाई गाउस 1 गाउस बराबर 10⁻⁻4 टेस्ला, ये दिया होगा आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
बात समझ में आ गई? कुछ दिक्कत हुई? नहीं ना? तो एक बात ध्यान में रखना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये, ठीक है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीनों आपस में बराबर हैं। एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर बराबर है एक टेस्ला के, एक टेस्ला बराबर है एक वेबर पर मीटर स्क्वायर के। लेकिन गाउस चाचा कुछ और कह के चले गए। उन्होंने बताया कि अगर एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस होगा, ये बता दिया उन्होंने। ठीक, तो आप अपने माइंड में सिर्फ इस बात को रखेंगे, बाकी ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। आ रही बात समझ में? नहीं तो कंफ्यूजन बनी रहेगी, आपको दिक्कत होगी ही होगी। चाहे आप इसको माइंड में रखें चाहे इसको माइंड में रखें, एक चीज रखेंगे तो चलेगा काम। आगे बात समझ में? इसी बात पे अब हम अपना न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी वीमा भी निकालेंगे। ठीक, चलो अब हम यहां निकालने जा रहे हैं इसकी वीमा। किसकी वीमा बच्चों? बी की वीमा। हेडिंग होगी हमारी बी की वीमा। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए अच्छा सा। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं बी की वीमा को। ठीक है, समझिए बच्चों बी की वीमा। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, ये लिखा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, हम लिखेंगे कि बी की अगर मुझे वीमा निकालनी है तो हम लिखेंगे बच्चों न्यूटन मतलब बल की वीमा, बल की वीमा, और उसके बाद बटे में लिखेंगे हम लोग एम्पियर मतलब धारा की वीमा। यहीं से निकाल लो, बाकी आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और मीटर मतलब लंबाई की वीमा। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बल की वीमा क्या होती है? ML_T-2। ये बात भी आपको रटी होनी चाहिए एकदम जुबान पे। उसके बाद धारा की वीमा बच्चों I मतलब A से लिखा जाता है, लंबाई मतलब L। अब ये सब ऊपर लेके जाओगे तो M तो बेचारा अकेला ही रहेगा, उसको साथी नहीं मिला, उसको कोई बदलने वाला। L से L ये हमारा खत्म हो जाएगा तो वो चला गया, तो MT⁻² और उसके बाद A। लिखने का क्रम क्या है कि पहले आप M लिखोगे, फिर L लिखोगे, फिर T लिखोगे, जो नहीं है उसको हटा के। अब L से L खत्म हो गया तो कोई मतलब ही नहीं बचा। उसके बाद MT⁻² और A, हमारा यही वाला आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये A ऊपर जाएगा, वही मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है, और ये हमारा -1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? बी की वीमा निकाल ली हमने, समझ लिया क्या होता है सब। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम अपना ये न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, यहाँ आ जाओ। एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से, इसका मतलब है यहाँ हमें वेग दिया हुआ है। कितना वेग दिया हुआ है? हमें यहाँ पे इसका वेग दिया हुआ है, और वेग दिया है बच्चों कितना? 5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है। देखो इनवर्स लिखा है, बात वही है। अगर मीटर सेकेंड की पावर -1 लिखी है तब भी मतलब यही लिखा हुआ है। भाई नीचे लेके आओगे, इतना तो समझदार तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो ही गए हो, है ना? सुनो अब आगे आ जाओ। फिर कह रहे हैं कि 1 टेस्ला, अब ये हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम किससे लिखते हैं? बी से। चुंबकीय क्षेत्र बी, ये हमें दिया हुआ है 1 टेस्ला। अब आप मुझे बताओ, ये मुझे 1 टेस्ला इन्होंने दिया हुआ है, क्या मुझे इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बच्चे यही दिमाग में आता है, क्या बदलने की जरूरत पड़ी? नहीं, केवल गॉस चाचा अलग थे, टेस्ला वेस्ला वो कहते थे मैं वेबर के साथ रहूंगा, मुझे न्यूटन पर एम्पियर मीटर अच्छा लगता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको बदलने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हम इसी टेस्ला को बोल सकते हैं कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, इतना ही हो गया। कह रहे हैं कि 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह बात इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे और ये देखो ऐसे। ठीक, इन्होंने कहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पे। अगर कह देते बल की दिशा से कोई और कोण दे देते,
बात समझ रहे हो? बल की दिशा से कोई और कोण दे देते तो बच्चों फिर हमें उसमें से 90 घटाना पड़ता। बात समझ में आई? बता दिया है, बाकी बन सकता है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसको हम बी बोलेंगे, ये वी हो गया, ये बल की दिशा हो गई। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर 30 डिग्री का कोण अभी बन रहा है, ठीक। तो हमें थीटा दिया हुआ है, वो कितना है? 30 डिग्री। अब हमें इसको हल करना है। हमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की गणना कीजिए। जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया, इस बात से पता चल गया कि ये Q का मान 1.6 गुणे 10 की घात -7 बच्चों कूलाम होगा। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात कर दी तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ये हो जाएगा। बताइए, ये बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब हमें इसको सिंपली हल करना है और हल करेंगे। अब हम ज़रा ध्यान से देखो, ठीक। हल करने जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बल है ना, बल F बराबर QVB आएगा साइन थीटा। Q का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19। यार आज मेरे को क्या हो गया, ये मुझे यहाँ 19 करना चाहिए था, ठीक। आगे बात समझ में? चलो, अब उसके बाद V का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 5 गुणे 10 की घात +7 गुणे B का मान दिया हुआ 1, तो हम 1 लिख लेंगे। और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो मैं डायरेक्ट बच्चों यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप जो है समझ जाना कि यहाँ पे 1/2 हो गया है, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको इतना बेहतर तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम शुरू करते हैं, ठीक। सुनो, देखो बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। 1.6 को इससे गुणा करेंगे, तो देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इसको हल करते हैं। 1.6 को 16 पंचे कितना होता है? 80। इसका मतलब यहाँ से आंसर आएगा 8 गुणे, और 19 में 10 की घात 19 है, 19 में 7 घट जाएंगे, तो 19 में 7 घट जाएंगे 12 आएगा, और ये 1/2, ये 2 1 कम 2 होगा, 2 4 को 8 होगा। यहाँ से आंसर आएगा 4 गुणे 10 की घात -12। और आप मुझे बताओ ये क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे झंडा बना दिया है तिरंगा, क्योंकि अभी 15 अगस्त आने ही वाला है, समझ गए? तो ये हमारे सारी चीज़ें दी थी, हमने आपको ये सारी चीज़ें ऐसा एक्सप्लेन करके दिखा दी इस तरीके से। अगले वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और बच्चों वो टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हो जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए हमारे अगले वीडियो को मिस मत करना, और अगला वीडियो जरूर देखना। जाते जाते मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स वगैरह शेयर किए जाते हैं। और उसके बाद ये आपका यूट्यूब चैनल, आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, गुरुजी हैं तो संभव है। मैं कह के जाता हूँ, आप हैं तो संभव है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और मेहनत करते रहिए, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर।